Good morning, students. In our last video, we have gone through the malaria and its types, basic types on the basis of fever recurrence. Now today we are going to start with most important topic of NCERT, that is life cycle of Plasmodium. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की मैं बात करूं तो इसको दो स्टेज में देखा गया है, ठीक है। ये खुद को प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो दो स्टेज में कंप्लीट होती है, दो साइकिल ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेजेस इन मॉस्क्यूटो एंड सेकेंड इज स्टेजेस इन ह्यूमन, ठीक है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एनोफिलस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर, यानी कि जो वाहक है, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया के पैरासाइट को कैरी कर रहा होता है, वो कौन होता है? मॉस्क्यूटो। इसका मतलब इसकी ज़िंदगी, हमारा जो मलेरिया का पैरासाइट है, उसकी ज़िंदगी पहले किस में मिल रही है? उस एनोफिलस मॉस्क्यूटो में। और वो मॉस्क्यूटो जब बाइट करती है किसी ह्यूमन बीइंग को, तो फिर वो हम में डाल देती है उस पैरासाइट को, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पैरासाइट पहले तो किस में है? मॉस्क्यूटो में, उसके बाद वो किस में ट्रांसफर होगा? ह्यूमन में ट्रांसफर होगा, है ना। अब फर्क क्या है इन दोनों स्टेजेस में? जब ये पैरासाइट मॉस्क्यूटो के अंदर होती है तो क्या होता है, और जब ये ह्यूमन बींग्स में होती है तो ये किस तरह की होती है, शॉर्टली मैं आपको पहले ये बता दूं। तो जब हम मॉस्क्यूटो में इसके स्टेजेस को देखेंगे तो ये नॉन इन्फेक्शियस होगा, और दूसरा ये अपना सेक्सुअल साइकिल पूरा करते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, जब तक आप इसको देख लीजिए। लेकिन जब ह्यूमन में ये आता है तो ये संक्रामक हो जाता है, यानी कि ये इन्फेक्शियस हो जाता है, इन्फेक्शियस। और दूसरा ह्यूमन में इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मॉस्क्यूटो के अंदर जब ये मलेरियल पैरासाइट रहेगा तो ये नॉन इन्फेक्शियस है, यानी कि संक्रमण का कोई खतरा नहीं है उस मॉस्क्यूटो को, जो मॉस्क्यूटो यानी कि फीमेल एनोफिलस जो अपने अंदर इस पैरासाइट को कैरी कर रहा है, उसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन उस मॉस्क्यूटो के अंदर ये अपना लैंगिक प्रजनन पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मलेरिया के पैरासाइट है वो अपना लैंगिक प्रजनन उसके अंदर पूरा कर रहे होते हैं। हम लोग सारे स्टेजेस देखने वाले हैं अभी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेजेस इन मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉस्क्यूटो में जब ये होता है, यानी कि किस मॉस्क्यूटो में? फीमेल एनोफिलस में। और क्या? तो भाई मलेरिया का जब पैरासाइट एक फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो के अंदर होगा तो वो वहां पर खतरे का वजह नहीं है, यानी कि वो संक्रमक नहीं है, हानिकारक नहीं है उस मॉस्क्यूटो में। और साथ ही वो जो पैरासाइट है वो अपना लैंगिक साइकिल, यानी कि लैंगिक प्रजनन जो है वो उसमें पूरा कर रहा है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये हमारे अंदर आते हैं ये इन्फेक्शियस हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही हमारे अंदर फीमेल एनोफिलस उस पैरासाइट को डिलीवर करेगा, फीमेल एनोफिलस आके इंसान को जैसे ही बाइट करेगी, वो अपने अंदर के पैरासाइट को हमारे ब्लड में ट्रांसफर करेगी, तो वैसे ही इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्फेक्शन होने के साथ साथ कुछ स्टेजेस जो है इनमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा होना भी बताते हैं। जैसे हमारे अंदर रहकर ये जो भी फॉर्म करेगा वो एसेक्सुअली फॉर्म करेंगे, वो पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन वो एसेक्सुअली करेंगे, है ना। एक से कई सारे सदस्य का बनना एसेक्सुअल। लेकिन जब वो किसी मॉस्क्यूटो में है तब वो क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। हमारे अंदर ये कैसे संक्रमण करता है, हमारे अंदर ये कैसे बीमारी को फैलाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूं इंपॉर्टेंट बात कि देखिए हमारा सिलेबस क्या है? लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। ह्यूमन में हमें पढ़ना है इसकी लाइफ साइकिल, ये है हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा सिलेबस जो एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, या सीबीएसई हो या आपका आईसीएसई हो या आपका बिहार बोर्ड हो, कि व्हाट आर द लाइफ साइकिल और व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन, डिस्कस, है ना। तो आपको डिस्कस करना होता है। तो देखिए लाइफ साइकिल इन ह्यूमन में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ह्यूमन में जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो देखिए फीमेल Anopheles bites a person and
release sporozoites into blood। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि इंसान के अंदर ये प्लाज्मोडियम जो है, ये जो मलेरिया का जो पैरासाइट है, ये कैसे फैलता है। तो सबसे पहले इंसान के अंदर आया कैसे, लाने वाला जो वाहक है दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। तो ये फीमेल एनोफिलस जो हो गई, ये क्या हो गई भाई, वेक्टर, इट इज वेक्टर, ये हो गई वेक्टर यानी कि वाहक। इसने जैसे ही किसी पर्सन को ये बाइट करेगी, ये जो हमारे स्पोरोजोइट्स होते हैं, स्पोरोजोइट्स क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है, ये पैरासाइट है प्लाज्मोडियम के, जो उसके सलेवरी ग्लैंड में होते हैं। एनोफिलस अपने सलेवरी ग्लैंड के अंदर इनको कैरी करती है। जैसे ही किसी इंसान को ये काटती हैं, उनके सलाइवा के जरिया उनके जो अंदर से ये चीज़ क्या होती है, इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो इंसान में ट्रांसफ़र होने तक यहाँ तक हम पहुँचे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये आगे का प्रोसेस करती है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। और लाइफ साइकिल इन ह्यूमन में मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें 2 स्टेप पढ़ने हैं। ठीक है, पहला स्टेप है वो है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, और दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा एरिथ्रोसाइटिक। ठीक है, लाइफ साइकिल इन ह्यूमन हमारे अंदर अब ये आ चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। अब हमारे अंदर भी 2 स्टेप में ये अपना काम पूरा करेगा। मलेरिया 2 तरह से फैलेगा, यानी कि 2 प्रोसेस होने के बाद ये हमारे बॉडी को क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। सबसे पहले देखिए एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। एक्सो मतलब होता है एग्जिट, बाहर। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, है ना। तो जब तक ये पैरासाइट आपके आरबीसी से अलग है, रेड ब्लड सेल तक नहीं पहुंचा है, तब तक जो फेज चलता है उस फेज को हम क्या कहते हैं, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक कहते हैं ना। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये आरबीसी पर, रेड ब्लड सेल पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और तब उस फेज को हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटिक कहेंगे। तब हम उस फेज को क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटिक, दैट इज एरिथ्रो, इट इज एरिथ्रोसाइटिक। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटिक कहेंगे। तो 2 स्टेप्स में पूरा हुआ, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक। तो सबसे पहले हम अपना पहला स्टेप शुरू करेंगे दैट इज एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, कि अभी ये स्पोरोजोइट्स हमारे रेड ब्लड सेल से दूर है। तो कहाँ है, अगर ये हमारे अंदर भेजा गया तो ये कहाँ है, रेड ब्लड सेल तक नहीं पहुंचा तो ये कहाँ रुका हुआ है, यही है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज फर्स्ट। तो क्या है ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेप, मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दूं, जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इट इज नॉन पैथोजेनिक एंड डू नॉट शो सिम्टम्स। तो जब तक इस स्टेज में है हमारा मलेरियल पैरासाइट, ये हमें हानि नहीं पहुंचा रहे हैं और ना ही हमारे अंदर कोई सिम्टम्स जाहिर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। विद इन 30 to 60 मिनट्स स्पोरोजोइट्स reaches to their first target organ, that is liver, through blood circulation। ठीक है, ये है हमारा पहला पॉइंट। देखिए, जैसे ही स्पोरोजोइट्स को हमारे ब्लड में रिलीज किया गया, जैसे एनोफिलस हमें बाइट करती है, जैसे वो मच्छर काटता है तो वो अपने स्पोरोजोइट्स को हमारे ब्लड में रिलीज करता है। तो 30 से 60 मिनट लग जाते हैं इस स्पोरोजोइट्स को ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते होते हुए। समझिए कि वो उसमें स्विम कर रहा है, आपके खून में वो तैर रहा है, और स्विम करते हुए वो कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर पे। सबसे पहला अटैकिंग ऑर्गन या अटैकिंग साइट कौन है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी आस्क्ड कि लाइफ साइकिल जब ह्यूमन में शुरू होती है तो हमारा जो पैरासाइट है, मलेरिया का जो पैरासाइट है, वो सबसे पहले कहाँ जाने की कोशिश करता है, कहाँ पहुंचता है, तो वो पहुंचता है हमारे लीवर में। तो फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट अटैकिंग ऑर्गन, फर्स्ट टारगेट ऑर्गन कौन हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले स्टेप पर कि लीवर के अंदर ये क्या करते हैं। ठीक है,
तो लीवर के अंदर आने के बाद ये क्या करते हैं, जो हमारे स्पोरोजोइट्स हैं, डिवाइड्स। ठीक है, स्पोरोजोइट्स लीवर के पास पहुंचकर, लीवर में पहुंचकर ये क्या करने लगते हैं, अपने आप को डिवाइड करने लगते हैं। तो स्पोरोजोइट्स डिवाइड्स इनटू लीवर, डेवलप इनटू मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज शीजोन्स within 6 to 7 days, यानी कि 6 से 7 दिन तक ये लीवर में ही रहते हैं, लीवर पर ही रहते हैं और लीवर में रहकर ये डिवाइड करते हैं। यानी कि जो स्पोरोजोइट्स थे ये क्या करने लगे, ये डिवाइड करने लगे, यानी कि अपने सेल को ये डिवाइड करते हैं, जो कि एसेक्सुअल होगा। याद रखिएगा मेरी बात को कि कभी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये कभी भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने सेल को, और जो स्पोरोजोइट्स थे वो हजारों शीजोन्स, ठीक है, यानी कि इनटू शीजोन्स विदिन 6 to 7 days, है ना। तो ये जो विदिन कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि 6 से 7 दिन के अंदर लीवर में ये स्पोरोजोइट्स जो हैं डिवाइड करते हैं और ये शीजोन्स को फॉर्म करते हैं। व्हाट इज शीजोन्स? शीजोन्स जो होता है ये लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज। ये जो पैरासाइट है ना इसका एक लार्वल फॉर्म होता है शीजोन्स। ठीक है, वी आर हैविंग स्टेप नंबर 3। अब ये जो शीजोन्स होते हैं, शीजोन्स गिव्स बर्थ टू, नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, मेरोजोइट्स मीन्स थाउजेंड्स, लगभग थाउजेंड्स, यानी कि शीजोन्स जो होते हैं इनसे अब एक नया मेंबर प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेरोजोइट्स कहते हैं, विच गेट्स रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम मेकिंग एंड ऑफ एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जो शीजोन्स है ना, ये शीजोन्स कई सारे मेरोजोइट्स को फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये सब डिवीजन जो हो रहा है ना वो एसेक्सुअली हो रहा है। अब शीजोन्स किसको प्रोड्यूस कर रहा है, अब जन्म दे रहा है, अपने आप से डिवाइड करके क्या बना रहा है, मेरोजोइट्स। ये मेरोजोइट्स की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि ये ब्लड में खुलकर रिलीज हो जाते हैं, यानी कि ये आपके ब्लड में अब रिलीज होने लगे, यानी कि रेड ब्लड सेल में पहुंचने की बारी आ गई। अभी तक लीवर में कहानी चल रही थी, लेकिन जैसे ही मेरोजोइट्स प्रोड्यूस होते हैं ये कहां पहुंच गए, हमारे रेड ब्लड सेल की तरफ ये एंट्री करना अब धीरे धीरे शुरू कर देंगे, है ना। तो जैसे ही ये हमारे रेड ब्लड सेल की तरफ एंट्री करना शुरू करेंगे, इसका मतलब है कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज हमारा खत्म हो गया। क्योंकि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज क्या कह रहा था कि आरबीसी में इंटर करने से पहले, जब तक रेड ब्लड सेल पे एंट्री नहीं हुई है इस पैरासाइट की, तब तक एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज है। लेकिन मेरोजोइट्स जैसे ही बन जाते हैं, मेरोजोइट्स सीधा अपना रास्ता रेड ब्लड सेल की तरफ बनाना शुरू कर देते हैं और यहीं पर खत्म होता है हमारा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज। तो इस फेज में आपने क्या देखा, सबसे पहले एनोफिलस स्पोरोजोइट्स को लाकर आपके खून में रिलीज करेगी और उस ब्लड में रिलीज होने से 30 to 60 मिनट्स लग जाते हैं उसको लीवर तक पहुंचने में। रास्ता ढूंढना पड़ता है ना, तो रास्ता ढूंढकर वो क्या करते हैं, लीवर तक पहुंचते हैं। लीवर में जाकर वो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं और शीजोन्स फॉर्म करते हैं। यानी कि पहला स्टेज था स्पोरोजोइट्स, सेकेंड स्टेज आ गया शीजोन्स, और ये डिवाइड करने लगते हैं लीवर के अंदर, लीवर पे डिवीजन हो रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद शीजोन्स क्या करते हैं, ये भी डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, ये भी मैच्योर हो गए। अब लीवर में खाना पीना मिल रहा है तो फिर मैच्योरिटी तो हो रही है ना। तो ये भी क्या कर रहे हैं, मैच्योर हो गए और ये अपने से मेरोजोइट्स को बनाने लगे। डिवाइड होकर ये क्या बनाने लगे, मेरोजोइट्स, और 1000 मेरोजोइट्स लगभग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं विद इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये मेरोजोइट्स हैं ये भीड़ में नहीं रह रहे, ये रास्ता बनाते हैं ब्लड की तरफ, रेड ब्लड सेल की तरफ, और यहाँ जैसे ही रेड ब्लड सेल की तरफ ये पहुंचेंगे, इसका मतलब है कि हमारा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज हो गया खत्म। और हम अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एरिथ्रोसाइटिक फेज, जो क्या क्या कॉज करता है आप देखेंगे। Now we are going to start with our second step, that is erythrocytic phase.
दैट इज स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब इस फेज की कहानी शुरू होगी मेरोजॉइट्स से। ठीक है, मेरोजॉइट्स जो मैंने आपको बताया कि अब ये आरबीसी को अपना टारगेट बनाएगा, है ना। तो मेरोजॉइट्स जो होते हैं वो आरबीसी पर अटैक करते हैं, यानी कि आरबीसी को अपना टारगेट बनाते हैं। तो लेट्स हैव द पॉइंट्स फॉर दैट। फर्स्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, मेरोजॉइट्स enters into RBC। आप यहाँ पे सेकेंड टारगेट लिख सकते हैं आरबीसी को। फर्स्ट टारगेट कौन था? लीवर था, याद है ना। सबसे पहले तो लीवर में जाते हैं ना वो, लीवर के बाद जो सेकेंड टारगेट है वो कौन है इनका? आरबीसी। तो मेरोजॉइट्स इंटर्स इनटू आरबीसी एंड contain toxin called hemozoin which destroy RBC। और इसकी जो रेशियो होती है आरबीसी डिस्ट्रॉय करने की, दैट इज 5% आरबीसी पर डे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये जो मेरोजॉइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे आरबीसी पर अटैक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि एरिथ्रोसाइटिक फेज आते ही हमारे सिम्टम्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे और ये क्या होगा? पैथोजेनिक भी होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे ये हो गया हमारे लिए क्या? पैथोजेनिक हो गया, और ये सिम्टम्स भी क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। तो जैसे ही ये मेरोजॉइट्स हमारे आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, तो हमारे आरबीसी डेड होने लगते हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या वजह है? सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो मेरोजॉइट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर एक जहर बनता है, एक टॉक्सिक बनता है, एंड दैट टॉक्सिन इज नोन एज हेमोजोइन। ठीक है, इस टॉक्सिन का नाम याद रखिए, स्पेशली नीट एग्जामिनर्स। तो ये जो आपका हेमोजोइन है ना, ये हमारे आरबीसी को बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी रेट क्या होती है? ये हर दिन हमारे 5% आरबीसी को ख़त्म करता है। अब देखिए, आरबीसी का डेड होना कॉजेज जॉन्डिस। ठीक है, अब आरबीसी जब डेड करेगा, आपके रेड ब्लड सेल जब डेड करेंगे तो क्या कॉज होने लगेगा? जॉन्डिस होने लगेगा। ठीक है, अब आपको यह बात अच्छे तरीके से पता है कि आरबीसी जब डेड होते हैं तो डेड आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होता है वो होता है स्प्लीन। तो आरबीसी डेड होने से आपको जॉन्डिस हो रही है, लेकिन जो डेड आरबीसी है वो कहाँ जा रहे हैं? स्प्लीन में जा रहे हैं। ठीक है, तो डेड आरबीसी इंटर्स into spleen causing, दूसरी एक बीमारी मैं बता दूं आपको, स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, या स्प्लीन इन्फेक्शन भी आप कह सकते हैं। क्योंकि आरबीसी डेड होने के बाद लगातार स्प्लीन के अंदर इंटर करता जाएगा तो स्प्लीन में स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि जो स्प्लीन होता है जिसको तिल्ली कहते हैं वो क्या होता है ना? बढ़ जाता है। स्प्लीन इंक्रीज कर जाएगा उसका साइज, जिसके वजह से स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी और पर्सन को काफ़ी सारी बीमारियां उसकी वजह से, जैसे कि डायरिया होना, वोमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, भूख नहीं लगना, ये सारी जो सिम्टम्स आएंगी ना, ये इस वजह से आएंगी, स्प्लीनोमेगाली की वजह से आएंगी। अब देखिए क्या होता है कि ये तो हमारे आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हेमोजोइन की वजह से हमारी आरबीसी जो हो रही है डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन ये मेरोजॉइट्स चूंकि आरबीसी को खत्म कर रहे हैं तो ये मैच्योर होते हैं, और मेरोजॉइट्स जो होते हैं, सेकंड इसकी जो कहानी आने वाली है वो क्या आने वाली है? ये जो मेरोजॉइट्स थे अब ये अपने आप को फिर से एक नए फॉर्म में डेवलप करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं ट्रोफोजॉइट्स। ठीक है, तो लेट्स हैव आवर नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी आर हैविंग, कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, फर्स्ट स्टेज आफ्टर इन्वेजन ऑफ मेरोजॉइट्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ट्रोफोजॉइट्स which matures and develop into erythrocytic schizones। ठीक है, अब
देखिए जो मेरोजोइट्स थे जिन्होंने हमारे आरबीसी पर अटैक किया, वो क्या कर रहे हैं, हमला करने के बाद उनकी शक्ल बदलती है, वो एक नए फॉर्म में देखे जाते हैं और उस नए फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ट्रोफोजोइट्स कहेंगे। द न्यू फॉर्म इज नोन एज ट्रोफोजोइट्स। अब ये ट्रोफोजोइट्स चूंकि आरबीसी को इनगल्फ कर रहा है तो ये धीरे धीरे मैच्योर होता है और हमारे अंदर ये बड़ा होकर क्या कहलाता है, एरिथ्रोसाइटिक शीजोन्स। ठीक है, शुरुआत हमारी हुई थी स्पोरोजोइट से, फिर हमने प्रोड्यूस किया शीजोन्स, फिर आए मेरोजोइट्स, मेरोजोइट्स के बाद आए हमारे ट्रोफोजोइट्स, फिर ये ट्रोफोजोइट्स आरबीसी के अंदर आकर कहलाने लगे एरिथ्रोसाइटिक शीजोन्स। अब ये एरिथ्रोसाइटिक शीजोन्स जो है ना, ये क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब ये एरिथ्रोसाइटिक शीजोन्स जो है ना, ये इनमें से कोई बनेगा मेल पैरासाइट, कैन बी राइट मेल पैरासाइट, और कोई बनता है फीमेल पैरासाइट। यानी कि ये जो एरिथ्रोसाइटिक शीजोन्स हैं, जब ये डेवलप हो रहे हैं तो इनमें से कोई मेल बनकर डेवलप हो रहा है, कोई फीमेल बनकर डेवलप हो रहा है। तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर ये मेल और फीमेल पैरासाइट की तरह बनकर तैयार हो गए हैं। अब क्या होता है, एक पर्सन के अंदर जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो डिसऑर्डर मैंने आपको दिखाया कि जॉन्डिस सिम्टम्स की तरह नजर आएगा, फिर स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, बहुत सारे सिम्टम्स आप जानते हैं जो हमारे अंदर चलते रहेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। अब देखिए ये मेल और फीमेल पैरासाइट हमारे अंदर बन गए। अब क्या होता है कि अब इस मेल और फीमेल पैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर बनी हुई है, फिर से फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो जैसे ही किसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगी जिसके अंदर पहले से ही मलेरिया का पैरासाइट है, और वही पैरासाइट कौन है, या तो मेल पैरासाइट है या तो फीमेल पैरासाइट है ना। तो ये जो इसी को हम क्या कह रहे हैं, शीजोन्स कहते हैं, है ना। तो इसको वो फिर से अपने अंदर लेती हैं और ये मेल और फीमेल पैरासाइट जो हैं वो एनोफिलस के जरिया जैसे ही हमें वो बाइट करती, हमारे ब्लड को सक करेंगी, तो हमारे ब्लड के साथ ये मेल और फीमेल पैरासाइट फिर से उस एनोफिलस के अंदर जाएंगे और जाते ही क्या होता है कि वो उनके गट में चले जाते हैं, इनके स्टमक में चले जाते हैं, और स्टमक में जाकर ये मेल और फीमेल पैरासाइट के बीच में हो जाता है फर्टिलाइजेशन। किसके स्टमक में, हमारी जो एनोफिलस है जिसने बाइट किया, हमारे खून के जरिया इन दोनों को कैरी किया अपने अंदर, और उसके स्टमक में जाकर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन होते ही ये फिर से प्रोड्यूस करेगा हमारा स्पोरोजोइट्स, जिस स्पोरोजोइट्स को स्टमक से वो फिर से अपने सैलिवरी ग्लैंड में लाएंगी और फिर किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेंगी जिसके अंदर फिर से वो क्या कैरी करेंगी, मलेरिया का पैरासाइट। दिस इज द स्टोरी। तो यहाँ से हम लोग आगे कंप्लीट कर लेते हैं अपना चार्ट कि ये मेल और फीमेल पैरासाइट के बाद फिर क्या होगा। तो अब क्या देखना है हमें, ये मेल और फीमेल पैरासाइट जो हो रहा है इनके साथ क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये टेकन बाय फीमेल एनोफिलस, सिर्फ यहाँ पे मैं एनोफिलस लिख रही हूँ, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। तो मेल एंड फीमेल पैरासाइट को किसने लिया, एनोफिलस ने लिया, और एनोफिलस में जाकर ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन इनटू स्टमक प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस होता है, सबको पता है कि आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, प्रोड्यूसेस जाइगोट। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाइगोट, और इस जाइगोट को हम कहते हैं ऊकाइनेट। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर द जाइगोट फॉर्म्स फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट कॉल्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो मलेरियल पैरासाइट का जाइगोट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज ऊकाइनेट। ठीक है, अब यही ऊकाइनेट ऊसिस्ट फॉर्म करेंगे, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करेंगे, और उसका डेवलप फॉर्म क्या कहलाएगा, शीजोन्स कहलाएगा। तो ऊकाइनेट जो होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज ऊसिस्ट, और यही ऊसिस्ट जो होती है ये कहलाती है स्पोरोजोइट्स।
ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स कहते हैं। और यही स्पोरोजोइट्स को कौन ले लेगा, ये एनोफिलस के अंदर तो है ही, अब एनोफिलस इसको वापस अपने कहाँ लाएगी, सैलिवरी ग्लैंड में लाएगी, और सैलिवरी ग्लैंड में लाने के बाद वो किसी दूसरे पर्सन को फिर से इन्फेक्ट करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन आवर बॉडी। क्या देखा हमने कि हमारे बॉडी में ये 2 स्टेप में पूरी होती है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक की जब बारी आ रही है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये टाइम ले रहा है, यानी कि इसको पहले ब्लड सर्कुलेशन होते हुए जो पैरासाइट है स्पोरोजोइट्स वो लीवर में पहुंचा, लीवर में इसने अपना नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाने का मतलब शीजोन्स बनाया, शीजोन्स से मेरोजोइट्स बने, लेकिन मेरोजोइट्स का बनना खतरा, क्योंकि मेरोजोइट्स कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे एरिथ्रोसाइटिक फेज में, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल उनका टारगेट होगा। वो लीवर पे नहीं रहते हैं, वहां से भागते हैं और पहुंचते हैं रेड ब्लड सेल पे। रेड ब्लड सेल में जाकर ये रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे 5% पर डे, कॉजिंग एनीमिया, कॉजिंग जॉन्डिस एंड ऑल दैट। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो मेरोजोइट्स हैं उनके अंदर एक जहर है एंड दैट इज हेमोजोइन, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहे हैं और हमारे अंदर तकलीफें बढ़ रही हैं, लेकिन इनका तो हो रहा है डेवलपमेंट। और ये मेरोजोइट्स जो होते हैं वो ट्रोफोजोइट्स बनाते हैं और ट्रोफोजोइट एरिथ्रोसाइटिक शीजोन्स बनाते हैं। एरिथ्रोसाइटिक शीजोन्स में कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल गैमेट हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, मेल गैमेटोसाइट या फीमेल गैमेटोसाइट, डजंट मैटर, लेकिन ये आपके अंदर बन गया। अब यहाँ से फिर कहानी जाएगी, एनोफिलस फिर से बाइट करती है अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उसके ब्लड से वो मेल और फीमेल को अपने अंदर ले लेगी और उसके अंदर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होगा ऊकाइनेट, और ऊकाइनेट डेवलप होकर ऊसिस्ट, और यही ऊसिस्ट बन जाएंगे स्पोरोजोइट्स जब ये सैलिवरी ग्लैंड में जाएंगे, और इसके बाद दूसरों को किया जाएगा इन्फेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ अब जब खतरे की बात हो गई तो अब बात करते हैं बचा कैसे जाए। मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कॉमन जनरल नॉलेज है, मच्छर से बचना चाहिए, नाली नदी जो घर के आसपास कूड़ा कचरा है उसको साफ रखना चाहिए, है ना। ये सब कॉमन बातें हैं जो आप लिख सकते हैं, बट सम मोर स्पेशल टर्म्स रिलेटेड विद प्रिवेंशन। लेट्स हैव प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया की बात करते हैं हम लोग। लेट्स हैव आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला तो जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो हो जाए, मच्छर ही ना रहे। मॉस्किटोज नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ये सब बीमारियां नहीं होंगी। अब मॉस्किटो को हटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो लेट्स हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड विद प्रिवेंशन। नाउ वी आर हैविंग सम पॉइंट्स। नंबर 1, वेक्टर। सबसे पहले हमें वेक्टर को बर्बाद करना चाहिए, उसका विनाश करना चाहिए, क्योंकि वेक्टर नहीं रहेंगे तो बीमारी फैलेगी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। हमें फ्यूमिगेशन का मतलब होता है धुआं करना। धुआं करने से भी, धुआं जलाना, आग जलाने से भी मच्छर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक जो होते हैं उसका छिड़काव करना चाहिए। नंबर 2, वी आर हैविंग एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस। जहाँ जहाँ पे इनकी जनन की जगह है, जहाँ पर ये मॉस्किटो पनपते हैं, जनन करते हैं, एक नए संतान को जन्म देते हैं, उस जगह को ख़त्म करना चाहिए, इरेडिकेट, हटा देना चाहिए। तो देखिए, स्वैम्प एंड मार्शी एरियाज पिट्स मस्ट बी क्लीन्ड ऑफ, यानी कि स्वैम्प दलदली टाइप का एरिया, कीचड़ वाली जगह या गड्ढे जो होते हैं जो काफ़ी दिन से गंदगी से भरे हुए हैं, उन सब जगह को साफ रखना चाहिए। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन से बचना चाहिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए एंटी मलेरियल ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो आपको याद रखना है, दैट आर क्विनीन, पैल्यूड्रीन एंड क्लोरोक्विन। ये 3 ऐसी दवाएं हैं जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। प्लीज़ रिमेंबर द नेम, मस्ट रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स। तो क्विनीन, पैल्यूड्रीन और क्लोरोक्विन, ये जो आपका मेडिसिन है, इस मेडिसिन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एंटी मलेरियल होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। हमें क्या करना होगा, मलेरिया का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करना होगा। और इस ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा असरदार दवा होती है वो होती है क्विनीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विनीन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। क्विनीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ऑफिशिनेरम ट्री, यानी कि सिनकोना प्लांट होता है एक, उसके छाल, बार्क का मतलब छाल, वहाँ से हम लोग क्विनीन को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक
दवा है मेटाकैल्फिन। मेटाकैल्फिन जो मेडिसिन है ये सेरेब्रल मलेरिया से हमें बचाती है। मैंने आपको बताया था सेरेब्रल मलेरिया के बारे में, तो उसमें मेटाकैल्फिन को यूज़ किया जाता है जिससे वो हमें सेव करता है। नेक्स्ट आता है एंटी मलेरियल कैंपेन, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसी संस्थाएं चलती हैं जो मलेरिया से हमें बचाने का काम करती हैं, जैसे NMCP नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, ये 1953 में शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत हम मॉस्किटो को नदियों, तालाबों, नालियों वगैरह से हटाते हैं, ठीक है। ख़ासकर पॉन्ड्स के आसपास तालाब में जो मच्छर पनपते हैं वहाँ पर से उनको ख़त्म किया जाता है। और इसमें कैसे ख़त्म होता है, हम पॉन्ड्स में जो मॉस्किटो के लार्वा को खाने वाली मछलियाँ होती हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मॉस्किटो के लार्वा ही अगर नहीं बचेंगे तो फिर तो ये बढ़ेगा ही नहीं। तो मॉस्किटो के लार्वा को फीड करने वाली कुछ फिशेज़ हैं जिनको हम पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड द नेम आर गम्बूजिया मिनोज। यहाँ पे आप देख रहे हैं गम्बूजिया और मिनोज, ये कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जिन्हें तालाब में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो मॉस्किटो के लार्वा को खाकर ख़त्म कर देती हैं और इससे ये लार्वा नहीं बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये तो कॉन्सेप्ट 1953 में आया, लेकिन सबसे पहले द वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर पौंडीचेरी ने इसको अप्रूव किया। याद रखिएगा, सबसे पहला जो संस्था है वो पौंडीचेरी से शुरुआत हुई है इस चीज़ को इरेडिकेट करने की, और 1958 में इस पर काम किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मलेरिया से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड विद आवर प्रोटोजोन डिजीज। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गो विद द हेलमिंथिक disorders as well as fungal disorders too, and we will finish with the disease part, and we will again proceed with immune system. Means आपका ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यू हो रहा है, so please study well and you can ask lots of questions during your studies. आप कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं है तो आप कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली दे दिया जाएगा। ओके, टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।